अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आज की वीडियो का मौजू है स्ट्रोक कि स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसके वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे उसको पहचाना जाए, कब इमरजेंसी को कॉल किया जाए और उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है और उसको फिर हम प्रिवेंट कैसे करें। अगर एक दफ़ा स्ट्रोक हो जाए तो बाद में दूसरा स्ट्रोक को कैसे प्रिवेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन हिट करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन हिट करें, साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो अब तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो सबसे पहले देखें कि ये स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक जो है, अब एक अगर इस तरह से देखें कि ये जैसे हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक जो है वो है एक लिहाज से ब्रेन अटैक। यानी जैसे हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए तो हार्ट के मसल्स के सेल्स मरने लगते हैं, तो वो हार्ट अटैक होता है। इसी तरह ही जब अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए अचानक ब्रेन की, तो उसके ब्रेन के सेल्स जब मरने लगते हैं तो वो फिर उसको ब्रेन अटैक होता है। उसको तो एक यानी एक का सिंपल तरीक़ा जो याद रखने का ये है कि ये है ब्रेन अटैक। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे जैसे अगर ब्लड सप्लाई या उसकी जो सर्कुलेशन है ब्रेन की, दिमाग की आपकी, तो वो अगर उसमें जब उसकी खून की सप्लाई कम हो जाए किसी वजह से, तो उसमें फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले देखें कि खून की कमी कैसे होती है। तो जिस तरह से हार्ट अटैक में एक हल्के हल्के क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, वही प्रोसेस है अगर जब ब्रेन में होता है तो वो उसका रिजल्ट होता है स्ट्रोक। तो उसकी जो वजूहात हैं वो वही हैं जो कि जैसे हार्ट डिजीज़ की, हार्ट अटैक की होती हैं। अच्छा, ये याद रखें कि स्ट्रोक जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है जिसको कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है जिसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो देखें कि ये क्या है। इस्कीमिक स्ट्रोक जो है, जिस तरह से हार्ट अटैक या एंजाइना होता है उसी तरह ये इस्कीमिक है, यानी ब्लड सप्लाई कम हो गई, खून की जो रवानी है वो कम हो जाए, तो वो उसमें इस्कीमिक अटैक कहते हैं। दूसरा जो है वो हेमरेजिक स्ट्रोक है, जब ब्लीडिंग हो जाए। वो यूजुअली जब होता है जब आर्टरी जो है, एक शरेयान, वो अगर रप्चर हो जाए। वो टिपिकली इस वजह से होती है या तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, या जिनको अगर एनेरिज्म होता है, जिससे बलूनिंग हो जाती है आर्टरी की, वो अगर रप्चर हो जाए तो फिर ब्लीडिंग होती है, तो वो उसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, जहाँ भी या तो ब्लीडिंग होती है या जहाँ भी उसकी ब्लड सप्लाई कम होती है, तो वो हिस्सा मरना शुरू हो जाता है या मर जाता है, तो वो उसको इस नतीजा इसका निकलता है स्ट्रोक का। और ये याद रखें कि स्ट्रोक जो है ये एक ट्रू मेडिकल इमरजेंसी है, कि इसको आपको ऐसा नहीं कि आपने कहा चलो मैं 4-5 घंटे और देख लूँ कैसा जाता है। इसमें आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। जैसे आपको लगे कि स्ट्रोक हो रहा है किसी को भी या आपको हो रहा है, 911 कॉल करें या इमरजेंसी को कॉल करें और या इमरजेंसी रूम जाएं फ़ौरन से फ़ौरन। तो ये याद रखें कि जो स्ट्रोक है ये एक मेजर कॉज है डेथ की, यानी अमेरिका में नंबर 5 रीज़न है, ये नंबर 5 कॉज है डेथ की। और ये मेजर कॉज है डिसेबिलिटी की, यानी कि जो डिसेबिलिटी जिन लोगों को हो जाती है पैरालिसिस या फालिज की वजह से, ये उसकी बहुत ही बड़ी वजह है। तो इस वजह से स्ट्रोक का रिकग्नाइज करना, अर्ली पहचानना कि हाँ स्ट्रोक हो रहा है, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आप ये देखें आके कि ये क्यों ज़रूरी है कि इसको हम अर्ली ही इसको ट्रीटमेंट करें, इसको ये पहचानें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये अब है कि अगर विदिन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर अंदर, अगर जिसको कहते हैं थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी या जिसको कहते हैं क्लॉट बस्टर ड्रग, उसका नाम होता है TPA, वो अगर मिल जाए तो वो उसको क्लॉट को डिज़ोल्व कर देती है। उसके अलावा जो भी इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं स्ट्रोक की, फिर सारे फालिज और परमानेंट अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए, वो उसको प्रिवेंट कर सकता है। तो इस वजह से इंतहाई ज़रूरी है कि हम पहचानें कि स्ट्रोक हो रहा है। तो देखें कि स्ट्रोक के साइंस क्या हैं। उसकी एक निमोनिक है, उसको कहते हैं FAST, FAST। F for facial droop, A for arm weakness, S for slurred speech और T for time to act, time to call emergency। तो देखें F जो facial droop है वो क्या होती है। facial droop में ये होता है कि आपकी जो एक तरफ की होंठ हैं या गाल हैं वो एक तरफ से लटक जाता है ऐसे करके, ठीक। और फिर उसमें साथ में थोड़ा सा ड्रूलिंग भी हो सकती है, थूक से जैसा आपसे निकलना शुरू हो जाता है, तो वो फेशियल ड्रूपिंग कहते हैं उसे। ए आर्म वीकनेस,
अगर आर्म जो है वीक होना शुरू हो गया कि आपका अचानक जो है हाथ उठ नहीं रहा है या लिखना जा रहा है तो कलम या आपने अब कब पकड़ा तो वो कब नहीं पकड़ा जा रहा है, कब गिरना शुरू हो गया। और ऑब्वियसली इसी तरह अगर टांग में है तो फिर टांग में भी वजन जो है आपसे चला नहीं जा रहा है, उठा नहीं पा रहे हैं टांग, तो ये वीकनेस होगी। तीसरा जो है वो एस फॉर स्लर्ड स्पीच, कि आपकी जो स्पीच है बहुत ही ज़्यादा इसमें लगनाहट आ गई है, स्लर्ड हो गई है, जैसे जो ये इस तरह की जो लैंग्वेज होती है ना उसको कहते हैं स्लर्ड स्पीच, तो वो भी स्ट्रोक का साइन होता है। और तीसरा ऑब्वियसली जो है टाइम टू कॉल इमरजेंसी टी, तो वो बहुत ज़रूरी है। अभी हम जैसे बयान किया 3 घंटे के अंदर अंदर अगर हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मिल जाए TPA तो आपकी प्रिवेंट हो सकते हैं जो परमानेंट वीकनेस या परमानेंट डैमेज है। तो ऑब्वियसली हर हॉस्पिटल में या हर शहर में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे ऑब्वियसली अमेरिका में या नॉर्दर्न अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में और बहुत सी कंट्रीज़ पाकिस्तान और इंडिया के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये सहूलत मौजूद है। लेकिन अगर नहीं भी मौजूद है तो हॉस्पिटल में पहुंचना आपको बहुत ज़रूरी है जैसे ही आपको पता चले कि हाँ स्ट्रोक हो रहा है। तो अच्छा, अब आप देखें कि ये स्ट्रोक होता क्यों है। हाँ, तो ये ख़ासतौर पे जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, जो जिसको कहते हैं कि जब उसकी सर्कुलेशन या ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाए, खून की रवानी कम हो जाए, तो जो वजूहात हैं हार्ट डिजीज़ की, एंजाइना की, हार्ट अटैक की, वही हैं। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? स्मोकिंग सबसे बड़ा फैक्टर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है या हाई कोलेस्ट्रॉल है, और किसी को फैमिली हिस्ट्री अगर टेंडेंसी होती है हार्ट अटैक की या स्ट्रोक की। और बाज़ दफ़ा ये होता है जो ख़वातीन जो जैसे बहुत लंबे अरसे के लिए एस्ट्रोजन्स ले रही होती हैं, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, वो भी टेंडेंसी करता है क्लॉटिंग की। अच्छा, ये तो हो गए जो जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, या जो हार्डनिंग हो जाती है आर्टरीज़ की, आर्टरीज़ थिकन हो शुरू हो जाती हैं। दूसरा चीज़ कि अगर क्लॉट कहीं और से आ जाए, वो ब्लॉक करते हैं ब्रेन की आर्टरीज़ को, शरियानों को, दिमाग में आपकी। तो वैसे तो कोई लोकल ब्लॉकेज कहीं भी नहीं है, लेकिन कहीं से और दूसरी जगह से अगर क्लॉट निकल के आ गया वहाँ पे, इसको कहते हैं एम्बोलिज्म। टिपिकली ऐसा होता है हार्ट में से निकल के जाके वो चला जाता है दिमाग में। तो कुछ कंडीशन है हार्ट की, ऐसा अगर बहुत ही बड़ा हार्ट हो गया है, ठीक है, दिल बड़ा, जिनको कहते हैं बढ़ गया, और ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसको एक मेडिकल नाम है उसका, या जिसको कहते हैं एक और कंडीशन होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ये एक इरेगुलर हार्ट बीट होती है जिसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। उसमें भी अगर इसको बहुत ऐसे छोड़ दिया जाए तो उसमें क्लॉट जमा हो सकता है, वो कभी अगर डिसलॉज हो जाए तो वो दिमाग में जाने के बाद स्ट्रोक कर सकता है, तो उसको कहते हैं एम्बॉलिक स्ट्रोक। अच्छा, वो जो हमने सिम्टम्स, जो हमने उसके जो निशानियाँ या अलामात बताई थी, FAST, FAST, उसके अलावा भी सिम्टम्स हैं। तो अब जैसे हो गया कि अचानक आँख की विजन कम हो गई, एक आँख की, दोनों आँख से एक साइड से नज़र नहीं आ रहा है, या बहुत कम हो गई विजन, या थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है कि जो जिसको भी स्ट्रोक हो रहा है वो बहकी सी बातें कर रहे हैं, ये कन्फ्यूज़ हैं, उनको डिसओरिएंटेशन है, पता नहीं कि क्या है, कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। या ये कि अगर चलने में ज़रा सी प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो ये कि ऑब्वियसली कि अगर जैसे टांग में कमज़ोरी है तो उससे चला नहीं जा रहा है, लेकिन ये कि उनके बैलेंस की ख़राबी है। एक और निशान है जो ख़ास तौर पे अगर डिपेंड करता है, अगर जैसे पिछले हिस्से में स्ट्रोक हो आर्टरीज़ में वहाँ पे, तो उसमें डबल विजन भी हो सकती है कि एक के बजाय 2 देख रहे हों, या ये कि बहुत ही ज़ोर से चक्कर आ रहे हों और आपका बैलेंस बहुत ही ऑफ है। तो अच्छा, ये याद रखें ये जितनी भी वजूहात हैं किसी और वजह से भी हो सकती हैं, इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन ये सब अगर हो रहा हो और किसी को जो रिस्क फैक्टर्स सारे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग करते हैं और डायबिटीज़ वगैरह है, तो वो फ़ौरन इसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे कि स्ट्रोक हो रहा हो। तो उसका ट्रीटमेंट जैसे मैं बताया था कि अगर एक्यूट स्ट्रोक हो रहा है तो उसको जो क्लॉट बस्टर्स के अलावा एस्पिरिन भी दे सकते हैं, प्लाविक्स और एक और मेडिकेशन है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर जब वीकनेस हो जाती है, एक आमतौर पे ऐसा होता है कि एक साइड में पैरालिसिस या फालिज हुआ होता है, तो उसमें फिर फिज़िकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, उसकी रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर जो ये तो हो गया जो आपका जो एक्यूट ट्रीटमेंट है। अब आप ये देखें कि इसमें आपको प्रिवेंट कैसे करें। तो सबसे पहले जो होता है जिसको कहते हैं हम प्राइमरी प्रिवेंशन, कि स्ट्रोक हो ही नहीं कभी भी, तो उसमें ऑब्वियसली कि अगर जिसको भी ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करें, किसी को डायबिटीज़ है तो उसको डायबिटीज़ शुगर को अपनी कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल है तो उसको अच्छी तरह से ग़िज़ा से मेडिकेशन से ट्रीट करें,
اور اگر اسموکنگ کرتے ہیں کوئی بھی تو اسموکنگ ختم کریں. تو یہ تو پرائمری پریونشن ہے. سیکنڈری پریونشن کا مطلب یہ ہے کہ اسٹروک ایک دفعہ ہو گیا ہے, اب آپ کو سیکنڈری پریونشن کیسے کریں, تو نیکسٹ اسٹروک کو, دوسرا یا تیسرے اسٹروک کو کیسے بند کریں. اس کے لیے میڈیکیشن جیسے میں بتایا تھا ایسپرین ایک سب سے زیادہ کامنلی یوز میڈیکیشن ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے پلاوکس کے نام سے آتی ہے, وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور جہاں تک فزیو تھراپی یا فزیکل تھراپی کا تعلق ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک دفعہ اگر اسٹروک ہو گیا اور ویکنیس ہو گئی ہے تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں ایگریسو فزیکل تھراپی بہت ضروری ہے کرنے کے لیے, تاکہ ایکسرسائز کرتے رہیں, مسلز جو ہیں وہ اسٹرینتھننگ اس کی ہوتی رہے. اور بعض دفعہ اگر آپ فزیکل تھراپی فزیو تھراپی نہیں کرائیں تو مسل جو ہے اسٹیف ہو کے کانٹریکشن شروع ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو جس کو کہتے ہیں فنکشنالٹی وہ بھی کم ہو جاتی ہے, تو اکڑ جاتے ہیں, پٹھے اکڑ گئے تو اب آپ جو بھی آپ کی ویکنیس تو جو کمزوری ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ساتھ میں اکڑنا بھی شروع ہو گیا, ہاتھ ایسا ہو گیا یا پیر ایسے ٹیڑھ ہو گئے, تو وہ اور زیادہ پرابلمیٹک ہوتا ہے. اچھا, اور دوسرے جو قسم کا اسٹروک ہے وہ ہے ہیمریجک اسٹروک. اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ اس پہ زیادہ اتنا اس پر فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ سارا جو ہے وہ اب آپ کے ڈاکٹر کے اوپر ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہیمریج کہاں ہوا ہے. لیکن یہ صرف فینسی ٹریٹمنٹ ہے اور بہت ہی یہ کسٹمائز ٹریٹمنٹ ہے. ہر مریض کا اپنا ایک خاص علاج ہوتا ہے, تو اس کو کوئی جنیرک ایڈوائس نہیں دے سکتے کہ ہاں اس کا یہ علاج ہے. اچھا, ایک اور اسٹروک کا نام ہوتا ہے TIA, ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک. تو وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے بھی ایک اسٹروک کی فارم, لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ بجائے یہ کہ پرماننٹلی سارا چیزیں پیرالسس ہو جائے, فالج رہے, جو بھی سمٹم ہے اسٹروک کے وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں, اس لیے اس کو ٹرانزینٹ کہتے ہیں. تو بائی ڈیفینیشن اپ ٹو 72 آورس میں اگر وہ ریزالو ہو جائے تو وہ اس کو TIA کہتے ہیں. تو جیسے فیشل ڈروپ ہوئی, ہاتھ میں کمزوری ہو گئی یا ٹانگ میں, یا پورا ایک سائڈ پورا فالج ہو گیا, پیرالائز ہو گیا, وہ اگر لیٹ سے کہ ایک دن کے بعد صحیح ہو گیا تو وہ TIA ہے. اچھا, اور جو ویکنیس ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ بالکل کمپلیٹ ہو. بعض لوگوں کو بہت ہی مائنر کمزوری ہوتی ہے کہ ذرا سا کر تو رہے لیکن کمزور ہے, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بالکل اپوزٹ اینڈ میں ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں, ذرا سے بھی کوئی بھی موومنٹ نہیں ہے, نہ ہاتھ میں ہے نہ پیر میں ہے. تو لیکن ضروری نہیں کہ اگر کمپلیٹ پیرالسس ہے تو وہ پرماننٹ ہی ہو, وہ واپس بھی آ سکتی ہے. اگر خاص طور پہ بہت ہی جلدی اس کو ہمیں انٹروین کریں, یعنی بہت ہی جلدی, یعنی ودن 3 آورس چلے جائیں اور اپنا کلاٹ بسٹرز ٹریٹمنٹ شروع کر دیں. تو ہمارے جو ویڈیو کے جو سارے جو ٹیک ہوم میسج ہے یا کی میسج, سب سے بہت ہی اہم جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹروک کے سائنس کیا ہیں, کس طرح سے اس کو آپ کس طرح سے علامات سے پہچانیں گھر میں. اور دوسرا جو میسج ہے وہ یہ کہ فوراً ہی ایمرجنسی کو کال کریں. اس میں ایک منٹ جو ہے بہت ہی اہم ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور ہمارے چینل کو کریں, اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جیسی نئی ویڈیو کوئی اپلوڈ ہو آپ تک فوراً پہنچ جائیں. تو اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.